अभीरा का वार हो चुका है दादी साहब पर। जी हाँ, जैसे कि हम लोगों को पता है कि अभीरा पर होने वाला था हमला, पर वो हमला हो चुका है दादी साहब पर। आखिरकार कहानी में क्या कुछ हो चुका है ये हम लोग शुरू से जानते हैं। जी हाँ, कहानी में आखिरकार क्या क्या देखने को मिलने वाला है आज के एपिसोड में वो हम लोग देखेंगे कि जहाँ पर अभीरा तैयार होकर आ जाती है, सबसे पहले तो वो दादी साहब से बात करती है, अरमान से बात करती है, उसके बाद चली जाती है कोरस गैंग के पास। जाकर वो अपने कोरस गैंग से बात करने लगती है, पर वहीं पे आर्यन काफ़ी ज़्यादा उखड़ा उखड़ा नज़र आता है अभीरा को। तो वही चारों हालात को संभालने की कोशिश करते हुए कायरा भी सपोर्ट में आ जाती है। ऊपर से अभीरा भी अपने आर्यन को यानी छोटू से आर्यन को कहती है कि हमारे पेटूराम के लिए प्यारा सा जूस। पर भाई आर्यन भी आज अभीरा को गलत समझने लगा है, ये कहते हुए कि आज उसके पापा की जो भी हालत हुई है उसके पीछे कहीं ना कहीं अभीरा भाभी है, क्योंकि अभीरा भाभी बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। वैसे अभीरा को समझ नहीं आ रहा कि अचानक से आर्यन को हो क्या गया है, और आर्यन बिना बात किए वहां से चला जाता है। जिसके बाद अभीरा कहती कि इससे क्या हो गया, जिस पर कियारा अपना जवाब देते हुए कहती है कि उसे एग्जाम की बहुत ज़्यादा टेंशन है। तभी भाई अनाउंसमेंट होती है कि गरबा स्टार्ट होने वाला है। फिर क्या है, अभीरा अपने बाकी के कोरस गैंग को लेकर चली जाती है गरबा करने के लिए। गरबे में शुरू हो जाता है धमाकेदार डांस। जी हाँ, कमरिया सॉन्ग पे अरमान, अभीरा और बाकी घर वालों ने थिरकना स्टार्ट किया होता है। तो उसी दौरान कोई अनजान शख्स जिसके पास है नाइफ, जी हाँ जिसके पास चाकू है, और वो बार बार अभीरा की तरफ बढ़ रहा है, पर भाई उतनी ही बार अभीरा को अरमान बचा ले जा रहा है। जी हाँ, हर बार वो इंसान अभीरा पर वार करने ही वाला होता है कि उसमें बीच में आ जाता है अरमान। जी हाँ, अरमान या फिर परिवार का कोई और सदस्य। भाई उसी दौरान हो जाता है ऐसा कि अभीरा डांस करते वक्त चारू का यानी अपनी बहन रूही का हाथ पकड़कर उसे डांस फ्लोर पर खींचती है। तो वही रूही अभीरा को देख के ही अपना चेहरा उतार लेती है। तो विद्या बीच में आ जाती है। तो वही भाई मनीषा और मनोज को डांस करता देखकर अभीरा को लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। उसके क्यूट और प्यारे चाचा सा और चाची सा बहुत ज्यादा समझदार है, उसे यकीन था, और उन्होंने हालात को समझते हुए सारी बातों को भुला दिया। ये समझकर अभीरा उनकी नजर उतारते हुए उन्हें उनकी तरफ फ्लाइंग किस देती है। जी हाँ, उनकी तरफ फ्लाइंग किस देती है, पर वो उस बात से अनजान होती है कि उसके पीछे से कोई आ रहा है उस पर वार करने के लिए। जी हाँ, दुश्मन जो कि घात लगाए बैठा है अभीरा पर वार करने के लिए। जी हाँ, अरमान अभीरा डांस में मस्ती में झूम रहे होते हैं। तो उसी दौरान वो शख्स जो कि अभीरा को मारने के लिए आया होता है वो आ जाता है अभीरा की तरफ। पर भाई उसी दौरान अरमान थोड़ा सा प्यार में आकर ले जाता है अभीरा को एक कोने में, जहाँ पर अरमान अभीरा की प्यारी सी केमिस्ट्री यानी प्यारे से पल दिखाए जाते हैं कि किस तरह से अरमान अभीरा को छेड़ रहा है। तो वही अभीरा अरमान से दूर जाने की कोशिश कर रही है, तो वही अरमान भी अभीरा को अपनी तरफ खींच रहा है। तो फिर क्या था भाई, शुरू हो जाता है एक नया ही सॉन्ग। जी हाँ, लहू मुँह लग गया, यह सॉन्ग शुरू हो जाता है। जिसके बाद अरमान अभीरा अपने इन खास लम्हों को, खास पलों को जीने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस बार उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए कोरस गैंग या फैमिली का कोई और मेंबर नहीं आता है। जी हाँ, यही सब कुछ हो चुका है अपकमिंग एपिसोड में। तो वही अभीरा भी वहां से जाने की कोशिश करती है, पर अरमान भाई इतना नादान नहीं है कि अपनी बीबी को, अब तो पूरा हक है अपने बीबी को इतने आसानी से छोड़ दे। जी हाँ, अरमान भी अभीरा को पकड़ ही लेता है। जी हाँ, सो एक प्यारा सा मोमेंट दिखाया गया है अरमान अभीरा का इस सीरियल में या फिर इस एपिसोड में। जी हाँ, तो वही हम लोग चाचा सा को देखने वाले हैं कि किस तरह से चाचा सा अपनी ही सोच में है। चाचा सा ने जो इतना बड़ा फैसला लिया है, और उसी दौरान वो जो शख्स अभीरा को मारने के लिए आया है वो दोबारा से उस इंसान से टकरा जाते हैं यानी उन दोनों का आमना सामना हो जाता है, जिसे देखकर चाचा सा हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। वैसे चाचा सा उस शख्स को जानते तक नहीं है, बस भाई एक प्रोग्राम है जहाँ पर आए हैं और दो बार दोनों एक सामने आमने सामने आ चुके, इसलिए चाचा सा उसे देखकर मुस्कुरा दिया। तभी उस शख्स को फोन आता है, जिस पर वो बात करते हुए कहता है कि उस अभीरा को वो मार ही देगा, क्योंकि अभी अभी उसके हाथ लगने ही वाली थी, पर ऐन वक्त पर बीच में कोई आ जाने की वजह से वो बच गई, पर वो आज मर ही जाएगी। जी हाँ, वो हर हाल में उसे मार डालेगा। उसी दौरान अनाउंसमेंट करने के लिए चाचा सा चले जाते हैं स्टेज पर, और वो अनाउंसमेंट करते हैं कि मैं पोदार फर्म से रिजाइन कर रहा हूँ, मैं पोदार फर्म छोड़ दूंगा और मैं अपनी खुद की एक अलग लॉ फर्म खोलने
वाला हूँ। ओ माय गॉड! जी हाँ, चाचा सा का इतना बड़ा फैसला सुनने के बाद सबके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है। जी हाँ, सबके होश उड़ जाते हैं। तो वही फूफा सा मन ही मन में खुश हो जाते हैं, ये कहते हुए कि ये तो अच्छा कर दिया मनोज ने, इससे तो मेरा काम और भी आसान हो गया है। अब पोदार फर्म के हो जाएंगे टुकड़े टुकड़े जो कि मेरे काम आएंगे। जी हाँ, ऐसे कहने लगते हैं मन ही मन में फूफा सा। तो वही दादी सा स्टेज पर आकर मनोज को समझाने की कोशिश करते हैं, पर भाई ना जाने मनोज के दिमाग में क्या आया है। दादी सा जो हल्की आवाज में मनोज से बात कर रही होती है, मनोज तुरंत से दादी सा के मुंह के सामने ले जाता है माइक, जिसकी वजह से दादी सा जो कह रही थी कि लोगों के सामने तमाशा मत करो, ऐसी आवाज पूरे पब्लिक में घूमने लगती है। जी हाँ, जिस पर मनोज भी अपनी बात पूरे माइक में पूरे लोगों के सामने कहने लगता है, घर में मेरी सुनता ही कौन है और क्या गलत कहा मैंने। जी हाँ, यानी दादी सा और मनोज के वही शुरू हो जाते हैं झगड़े। जी हाँ, दादी सा कहती है कि भाई तुम्हें घर की झगड़े को इस तरह से बाहर लाने की ज़रूरत ही क्या है। तो वही मनोज जवाब देता है कि घर में मेरी आखिर सुनता ही कौन है, घर में ही क्यों ना हो, पर मेरी लॉ फर्म में भी कोई नहीं सुनता और जहाँ पर इज्जत नहीं होती है वहाँ से चले जाना ही ठीक होता है और मैंने वही किया है। जी हाँ, इस तरह से मनोज दादी सा को जवाब देने लगता है, जिसे सुनने के बाद सच में दादी सा के होश उड़ जाते हैं। जी हाँ, जो बेटा हमेशा दादी सा के सामने होता है वो कभी उनसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता, वो आज उनसे गद्दारी करने पर मोड़ आया है, वो पूरे लोगों के सामने दादी सा की बेइज्जती करने पर तुला हुआ है। तो वही अरमान अभिरा सामने आकर मनोज को समझाने की कोशिश करने लगते हैं, जो भी बातें हैं वो सब लोग मिलकर घर पर उसका हल ढूंढेंगे। जी हाँ, अरमान अभिरा सामने आकर मनोज को समझाने की कोशिश करते हैं, पर वही मनोज का गुस्सा फिलहाल इतना ज़्यादा है कि वो किसी की भी सुनने के लिए राजी नहीं है। उल्टा वो अरमान पर ही भड़क पड़ते हैं, ये कहते हुए कि अब तुम मुझे समझाओगे और समझाओगे क्यों ना हो। जी हाँ, मतलब वो उल्टा अरमान को ही ब्लेम करने लगते हैं। तो वही अभिरा भी मनोज को समझाने की कोशिश करती है, पर भाई मनोज सोचने समझने की हालत में ही नहीं है और वो अभिरा को उल्टा जवाब देते हुए उसको सुनाने लगता है। जिसके बाद दादी सा कहती है कि तुम्हें पोदार फर्म छोड़ना ही है ना, तो अपना रिजिग्नेशन दे दो और दफा हो जाओ वहाँ से। जी हाँ, ऐसा दादी सा अपना ऑर्डर सुना देती है। तो वही अभिरा मनोज को रोकने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि चाचा साहब प्लीज़ आप रुक जाइए। जिसके बाद मनोज अभिरा को ही कहने लगता है कि तुम अगर सच में चाहती कि मैं वहाँ पर रुकूँ तो तुम इस तरह से मेरा कैबिन नहीं लेती। और उसी दौरान अभिरा कहती है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे आप पूरे हालात को कंट्रोल किया जा सकता है। जी हाँ, अभिरा कोशिश कर रही है कि क्या किया जाए जिसकी वजह से सब कुछ कंट्रोल में आ जाए और चाचा साहब फर्म को छोड़कर ना जाए। तभी तुरंत रूही कहती है कि तुम चाचा साहब से माफ़ी मांगो और उन्हें उनका कैबिन लौटा दो। अभिरा सोच में पड़ जाती है। तो रूही दोबारा से कहने लगती है कि तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो, वो चाचा साहब का कैबिन है, उन्हें देने में लौटाने में तुम्हें दिक्कत होने लगी है। अभिरा तुरंत से अपना जवाब देती है, ये कहती है कि मेरे सबसे प्यारे और क्यूट चाचा साहब है, इनके लिए कुछ भी करने के लिए मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। फिर क्या था भाई, अभिरा तुरंत से अपने हाथ जोड़ती है और फूफा सा से यानी चाचा सा से माफ़ी मांगने लगती है, ये कहती हुई कि चाचा साहब मैं सच कह रही हूँ कि मुझे नहीं पता था कि वो कैबिन आपका है, अगर पता होता तो मैं वहाँ नहीं आती, वो कैबिन भी आप रख लीजिए और प्लीज़ इस तरह से पोदार फर्म को छोड़कर मत जाइए। पर ना जाने भाई बीच में अरमान को क्या हो जाता है, जहाँ अभिरा हालात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है वही अरमान बीच में कूद पड़ता है, अभिरा को माफ़ी मांगने से रोक लेता है, ये कहते हुए कि तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं था कि वो जो कैबिन है वो फौज चाचा सा के लिए बनाया गया है, तो इसमें तुम्हारी गलती क्या है और बिना गलती के तुम माफ़ी कैसे मांग सकती हो। हाँ, मैं अभी भी चाहता हूँ कि वो कैबिन चाचा सा को मिले क्योंकि उस पर उन्हीं का हक है, पर माफ़ी मांगने का सवाल ही क्या होता है। जी हाँ, और भाई अरमान को इस तरह की हरकत देखकर चाचा सा और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो दोबारा अरमान अभिरा को सुनाने लगते हैं। जिसके बाद अभिरा चाचा सा को समझाने की कोशिश करती है, पर भाई चाचा सा भी कह देते हैं कि अब मुझे पता चल चुका है कि इस पोदार फर्म की पूरी बागडोर किसके हाथ में है और मैं उसी के हाथ में ये रेजिग्नेशन दे दूंगा। और चाचा सा वो रेजिग्नेशन यानी अपना पोदार फर्म छोड़ने का रेजिग्नेशन अभिरा के हाथों में थमाकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद अभिरा अरमान चाचा सा को रोकने के लिए उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। अभिरा अरमान से कहती है कि अरमान प्लीज़ तो मुझे उनसे माफ़ी मांगने दो, माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा, उल्टा हालात कंट्रोल में हो जाएंगे। पर भाई अभिरा चाचा सा तक जाए इससे पहले मनीषा उसे रोक लेती है, ये कहते हुए कि तुम महान बनने का नाटक मत करो, मैंने तुम्हें अपनी बेटी जैसा प्यार दिया है, मैंने तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार दिया है। मैंने काश जेठानी जी की बात मान ली होती, काश मैंने विद्या की बात मान ली होती और मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया होता। भाई
मनीषा इतने ज़्यादा इल्ज़ाम लगाने लगती है अभीरा पर, ये कहते हुए कि तुमने मेरे पीठ में छुरा भोंका है। जी हाँ, इस तरह से मनीषा इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाने लगती है अभीरा पर। तो वही दादी सा चुप नहीं बैठी। दादी सा भी विद्या को यानी मनीषा जवाब देते हुए सुनाने लगती है कि जब उसे तुमने बेटी माना है तो बेटी पर विश्वास करना भी तो सीखो। तुम्हारा विश्वास तो एक ही पल में डगमगाया गया। जब वो कह रही कि उसे नहीं पता था तो उसे सच में नहीं पता था। तुम उस पर उसके बात पर यकीन क्यों नहीं कर रही हो? क्योंकि तुम्हारे मन में जहर भला हुआ है। इस तरह सा उल्टा इल्ज़ाम दादी सा ही मनीषा पर लगा देती है, जिसके बाद मनीषा कहती है कि आजकल तो अभीरा की जीत हो चुकी है। अभीरा के सामने दादी सा को कुछ कहा नजर आ रहा है। एक काम करो, तुम हमारे घर का, हमारे परिवार का सब कुछ छीन लो हम लोगों से। हमारे हक, हमारा परिवार, हमारी जायदाद, प्रॉपर्टी सब कुछ ले लो। क्योंकि उसके बावजूद तुम इतना सब करोगी पर तुम्हें डांटने वाला कोई होगा नहीं। क्योंकि दादी सा इस बार तुम्हारे साथ एक कांग्रेचुलेशन अभीरा, तुमने दादी सा को अपने तरफ से कर लिया है। जी हाँ, ऐसा इल्ज़ाम मनीषा लगाने लगती है दादी सा पर और अभीरा पर, जिस पर चिल्ला देती है दादी सा। और दादी सा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। जी हाँ, दादी सा इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती है ये कहते हुए कि पहले हमें लगता था कि हमारी बड़ी बहू समझदार है पर हम गलत साबित हुए। उसके बाद हमें लगा था कि हमारी छोटी बहू का मन साफ है पर हम इस बार भी गलत साबित हुए। हमारी दोनों बहुएं किसी काम की नहीं है। दोनों बहुओं के बारे में हम गलत साबित हुए हैं। तो इसी दौरान फूफासा अपनी और एक चाल चल देते हैं। जो रोहित दूर खड़ा होकर सारा तमाशा देख रहा होता है, उसके पास आकर वो फूफासा रोहित के कानों में कहते हैं कि जरा संभल कर अभीरा, एक एक करके सबसे अपना हक छीन रही है, सबको परिवार से अलग कर रही है, सबको दादी सा के नजरों में गिरा रही है, कहीं तुम्हारा भी नंबर ना लग जाए। जी हाँ, इस तरह से फूफासा रोहित के कान भरते हैं। तो वही दादी सा वहां से चली जाती है, जिसके बाद अभीरा अरमान से कहती है कि अरमान, तुम प्लीज मुझे वहां से जाने दो, मैं चाचा सा से बात कर लूंगी। पर तभी उसी दौरान जोर से आवाज आती है। जी हाँ, जोर से दादी सा के कराहने की, चिल्लाने की आवाज आ जाती है, जिसे सुनने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं और पूरे के पूरे परिवार वाले भाग दौड़ कर चले जाते हैं बाहर। और जैसे बाहर जाते हैं, ओ माय गॉड, सबके दिलों की धड़कन रुक जाती है क्योंकि नीचे जमीन पर लहूलुहान हो पड़ी थी दादी सा। जी हाँ, दादी सा लहूलुहान हो पड़ी थी। उनके पेट में खंजर भोंका गया था और उससे काफी ज्यादा खून बह रहा था। अरमान अभीरा तुरंत से दादी सा के सामने आ जाते हैं, उन्हें उठाने की कोशिश करने लगते हैं। तो वही अभीरा की नजर जाती है सामने, जहां पर वो इंसान जो अभीरा को मारने के लिए आया था, वो अपने हाथ में चाकू लेकर, जिस चाकू पर दादी सा का खून लगा हुआ होता है, उसे लेकर वो वहां से भाग जाता है। जी हाँ, अरमान अभीरा तुरंत से हेल्प मांगते हैं डॉक्टर की तरफ ले जाने के लिए दादी सा को, और तुरंत से अब दादी सा को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। तो वही अभीरा दादी सा से कहती है कि आप हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट दादी सा है, आप इस तरह से हार नहीं मान सकती, आपको लड़ना होगा। जी हाँ, आपको सर्वाइव करना होगा, आपको फाइट करनी होगी। पर दादी सा तो भाई बात करने पर तुली हुई है। जी हाँ, दादी सा को बात करनी थी पर अभीरा अभी दादी सा को डांट लगा देती है, ये कहते हुए कि आपको कहीं कोई बात नहीं कर रही। पर दादी सा अरमान से कहती है कि अरमान, हमें हमारी वसीयत बनानी है। जी हाँ भाई, दादी सा को ऐन वक्त पर अपनी वसीयत क्यों बनानी है, वो भी तब जब दादी सा अपने जिंदगी के आखिरी लम्हों को गिन रही है। जी हाँ, अपने आखिरी लम्हों को गिनते हुए दादी सा ने ऐलान कर दिया है कि वो अपनी वेली यानी अपनी वसीयत बनाएगी। पर क्यों, किस लिए, आखिरकार ऐसा क्या चल रहा है दादी सा के दिमाग में, ये तो हम लोगों को आने वाले अपकमिंग एपिसोड में ही पता चलेगा। और तभी पता चलेगा कि आखिरकार दादी सा की तबीयत कैसी है। जी हाँ, दादी सा बच भी पाएगी या नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि दादी सा के जख्म काफ़ी गहरे हैं और उन्हें काफ़ी गहरी चोट आई है। उन्हें इमरजेंसी खून डोनेट करना होगा, उन्हें इमरजेंसी खून देना होगा, जिससे वो अपने जो उनका इलाज चल रहा है उसके लिए वो मतलब सपोर्ट कर सके। तो वही भाई विद्या का फिर से मेलोड्रामा शुरू होकर वो रोना धोना शुरू कर देती है, ये कहते हुए कि इतने दिनों से मैंने दादी सा से यानी माँ से इतनी बुरी तरह से बर्ताव किया, उनके खिलाफ गई, उनके साथ बदतमीजी की और इसी का ये नतीजा है कि आज वो इस हालत में है। तो वही भाई वहाँ पे चारू कियारा रोते हुए अपने भाभी से यानी अभीरा से पूछते हैं कि अब क्या होगा, दादी सा ठीक तो हो
जाएगी ना। जी हाँ, दादी सा ठीक तो हो जाएगा ना, जिसके बाद अभिरा सबको दिलासा देती है कि हमारी दादी सा को कुछ नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तभी अभिरा कहती है कि यानी सवाल उठता है कि आखिरकार कौन था जो इस तरह से आकर दादी सा को चाकू मार कर गया। आखिर किसकी दुश्मनी है दादी सा से इतनी कि उसने दादी सा की जान लेने की कोशिश की है। वैसे ये बात फूफासा ने छेड़ी थी, ये कहते हुए कि मासा से आखिर इसको किसको इतनी प्रॉब्लम है कि उन्होंने उनकी जान लेने की कोशिश की है। और उसी दौरान अभिरा कहती है कि मैंने उस शख्स को देखा है। और वो तुरंत से चाचा सा से कहती है कि चाचा सा आप उससे बात भी कर रहे थे, फिर क्या था भाई। चाचा सा अभिरा पर भड़क पड़ते हैं, ये कहते हुए कि मैं इतना भी गिरा हुआ बेटा नहीं हूँ कि मैं अपने ही माँ का खून करने के लिए लोगों को बुलाऊं या फिर लोगों को सुपारी दूं। जी हाँ, इस तरह से चाचा सा अभिरा पर ही भड़क पड़ते हैं, जिस पर अभिरा कह रही है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने किया है, मैं बस ये कह रही हूँ कि वो इंसान प्रोग्राम में था जिससे आप टकराए थे, जिससे आपने बात की थी, यानी प्रोग्राम के सीसीटीवी फुटेज से हम लोग को उसका पता चल जाएगा। तो वही भाई मनीष गोयनका के पास आ जाती है खबर की कावेरी पोद्दार पर हुआ है हमला, जिसके बाद मनीष गोयनका काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उन्हें सबसे ज्यादा पहले ख्याल आता है रूही का, ये सोचकर कि रूही तो प्रेग्नेंट है और ऐसी हालत में उसे इस तरह का माहौल सही नहीं है उसके लिए और उसके बच्चे के लिए भी। जी हाँ, इस तरह से मनीष गोयनका कहते हैं और मनीष गोयनका ये भी कहते हैं कि रूही मुझसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। पोद्दार घर में हर रोज एक नया तमाशा, हर रोज एक नया बखेड़ा होता है जो कि मेरे रूही के लिए और उसके आने वाले बच्चे के लिए सही नहीं है। पर वो मुझसे बात करने के लिए भी तो राजी नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे एक बार बात कर ले, पर वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। ऐसा कुछ हो जाए कि वो मुझसे बात कर ले और मैं उसे यहाँ गोयनका हाउस लेके आऊँ ताकि मैं उसकी अच्छे से केयर कर सकूँ। जी हाँ, तो भाई वही हम लोगों को दिखाया जाता है कि पूरा पोद्दार परिवार परेशान है दादी सा के तबीयत को लेकर कि आखिरकार होने क्या वाला है। जी हाँ, आखिरकार क्या होगा। उसी दौरान डॉक्टर आकर बताने लगते हैं कि किस तरह से दादी सा को ब्लड की ज़रूरत होगी। तो उसी दौरान अभिरा को चक्कर और उल्टी जैसा कुछ हो रहा होता है। तब अभिरा कहती है कि फ़िलहाल यानी मेरी उस दिन भी इसी तरह से तबीयत ख़राब हुई थी, पर अभिरा खुद को समझाते हुए कहती है कि अभिरा ये खुद की तबीयत ख़राब करने का नहीं बल्कि दादी सा के ठीक होने का टाइम है, तो प्लीज़ तुम मेरी तबीयत बाद में ख़राब हो जाना, पर फिलहाल दादी साहब पर ध्यान दो। जी हाँ, इस तरह से अभिरा अपने आप को समझाती है और उसी दौरान डॉक्टर आकर कहती है, जिसके बाद अरमान अभिरा चले जाते हैं उनके लिए इंजेक्शन ले लाने के लिए। जी, तो वही उसके जाने के बाद तुरंत से सीसीटीवी फुटेज आ जाती है माधव के पास, जिन्होंने कॉल करके अपने ऑफिस वालों को बता दिया था कि वो सीसीटीवी फुटेज लेके आए। फिर क्या था भाई, सीसीटीवी का फुटेज मिलते ही पता लग जाता है कि वो इंसान कौन है, जिसके बाद फूफासा तुरंत से कहते हैं ये इंसान तो वर्मा के फर्म में काम करता है। जी हाँ, वर्मा जो है उनके कंपटीटर हो गए या फिर कोई और हो गए जिनके फर्म में वो काम करता है। फिर क्या था भाई, फूफासा को इस तरह से बात करता सुन तुरंत से माधव कह देता है कि अब वो नहीं बचेगा, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये कहकर वो चले जाते हैं। तो वही अरमान अभिरा जहाँ पर मेडिकल पर आए होते हैं इंजेक्शन लेने के लिए, बाहर आकर वो देखते हैं कि किस तरह से भीड़ जमी हुई है रिपोर्टर्स की, और वो रिपोर्टर्स रिपोर्ट दे रहे होते हैं कि अभी अभी पता चला है सूत्रों के मुताबिक कि हुआ जो हमला हुआ है कावेरी पोद्दार पर, उसके बावजूद उसके हादसे में जो उनके साथ हुआ है उसके बाद उनका निधन हो चुका है। जिसे सुनने के बाद अरमान अभिरा के ऐसे होश उड़ते हैं कि पूछिए मत। जी हाँ, अरमान अभिरा को लगता है कि मानो एक पल के लिए उनकी पूरी की पूरी दुनिया खत्म हो गई है और यहीं पर खत्म हो जाती है कहानी का पहला का हिस्सा। जी हाँ, यानी यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। यानी हम लोगों को आने वाले एपिसोड में पता चलेगा कि अरमान अभिरा रिपोर्टर्स के इस जवाब का, जिस तरह से रिपोर्टर्स अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं उस पर किस तरह से करारा जवाब देंगे, और कौन है ये इंसान जो अभिरा को मारने के लिए आया था पर उसने अपना वार दादी साहब पे कर दिया है। आखिर उसने दादी साहब पर वार क्यों किया? क्या दादी साहब ने उस इंसान को किसी से बात करते हुए सुन लिया था, या फिर दादी साहब से कुछ ऐसा हो गया है कि जिसकी वजह से दादी साहब को उसने मारा है, या दादी साहब बच भी पाएगी या नहीं,